हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आप इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप उन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाए। जैसा कि आपको पता है कि इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और ये लेक्चर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी, आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के दो बातों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गेट रेडी to accelerate your learning with full of energy, with full of excitement. Let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। मस्त हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, पहले से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एज्यूम कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से स्पेस में, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है ई नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक मटेरियल डाला, कोई बॉडी डाला, ठीक है ना। और ये जो बॉडी है ना न्यूट्रल है, मतलब इसमें नेट चार्ज क्या है जी, ज़ीरो है। नेट चार्ज को इसमें क्या है, ज़ीरो है। अब नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ऐसा थोड़ी कि इसमें चार्ज ही नहीं, इसमें चार्ज है लेकिन नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो है ना। मतलब इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है। बहुत अच्छे। अब देखो, अब ये कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, लिख देते हैं कोई भी जनरल मटेरियल है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडक्टर है या फिर सेमी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, कोई भी एक जनरल मटेरियल ले लिया। जनरल मटेरियल लेने का मतलब मैं सेमी कंडक्टर भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो कोई अगर मटेरियल होता है तो उसका अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किससे, एप्सिलॉन आर से कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं एप्सिलॉन आर को डिनोट करूँगा के से, ठीक है ना। कोई मटेरियल होता है मतलब कोई एक मीडियम ही है ना, कोई मीडियम है होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले या फिर क्या बोले, रिलेटिव परमिटिविटी बोले तो उसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन आर बोलेंगे, के बोला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या वो थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने बोला कि न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी है तो नेगेटिव चार्ज भी और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। अब देखो जो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगाएगा। और इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स इधर की तरफ लगाएगा और नेगेटिव चार्ज से फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा जी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो होगा क्या कि नेगेटिव चार्जेस उठ के इधर की तरफ आने लगेंगे, कि इधर की तरफ आने लगेंगे। मान लो इधर की तरफ थोड़ा सा चार्ज आ गया, जैसे चार चार्ज आए नेगेटिव तो इधर की तरफ चार पॉजिटिव बन जाएगा, है कि नहीं। चार ठो चार्ज क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही चार्जेस आए ना, ऐसे चार्ज को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मटेरियल को रखा है इसलिए इसमें चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फोर्स लगाया तो चार्जेस को सेपरेट कर दिया। क्या ये बॉडी चार्ज हो गया, नहीं, ये तो भाई साहब है न्यूट्रल ही। हमने थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया कहीं और से, इसमें थोड़ी इलेक्ट्रॉन आए हैं। जो इसमें इलेक्ट्रॉन थे, जो इसमें प्रोटॉन थे पहले से इक्वल अमाउंट में, बस उसका क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया। पहले क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गया, मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, एक तरफ नेगेटिव कर दिया और एक तरफ पॉजिटिव कर दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं करूँगा तो थोड़ा सा चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। अब ये चार्ज जो इंड्यूस्ड हुआ ना, इसके कारण एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ जाएगा ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड चार्जेस। और वो इंड्यूस्ड चार्ज कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस्ड देंगे नाम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई नॉट था इधर की तरफ, ठीक है ना। लेकिन एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अब थोड़ा सा घट गया, ठीक है ना। मैं लिख सकता हूँ इसमें कि इधर की तरफ ई नॉट है और इधर की तरफ ई इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ ई नेट तो आई कैन राइट ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड लिख सकता हूँ, ओके। अब देखिए ई नेट हम लोग को निकालने का तरीका पता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में ई नॉट है, ठीक है, तो किसी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं जी, तो डिवाइडेड बाई
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई नॉट बाई के। ऐसा हम लोगों ने बेसिक क्लासेस जो बेसिक लेक्चर्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें हमने किया है। फोर्स भी ऐसे निकालते हैं ना, फोर्स इक्वल्स टू हम लिखते थे ना एफ ई इक्वल्स टू एफ ई डैश इक्वल्स टू एफ ई बाई के लिखते थे हम लोग। वहाँ पे एप्सिलन आर भी लिखते हैं, एप्सिलन आर को मैंने के बोला, ठीक है ना। तो मैं इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इतना होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के टर्म में भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई नॉट बाई के, क्योंकि कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख दिया ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। बहुत सुंदर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी की हेल्प से हम लोग ई इंड्यूस्ड भी निकाल सकते हैं। सो ई इंड्यूस्ड इज ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, और आपको एक सुंदर सा फॉर्मूला दिखेगा 1/1 माइनस 1/k, दैट इज व्हाट इंड्यूस्ड। अब किसी भी मटेरियल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला नहीं भी रहेगा ना तो भी हम लोग बता सकते हैं कि इस मटेरियल में कैसा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर मान लो कि ये परफेक्ट कंडक्टर है, ये परफेक्ट कंडक्टर है मान लो आप, ठीक है ना। मैंने तो इसमें ज़्यादा इंड्यूस कराया नहीं। अगर ये परफेक्ट कंडक्टर होता तो परफेक्ट कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, चार्जेस क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, और सरप्लस ऑफ चार्ज होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं फ्री टू मूव, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्री चार्जेस बहुत सारे इसमें हैं मूव करने के लिए, तो ऐसे 4 चार्जेस आने के बाद रुकेगा नहीं, मूव करते ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो मूव किया, इलेक्ट्रॉन और आया तो इधर की तरफ और माइनस दिखेगा, ठीक है, यहाँ प्लस दिखा, ठीक है ना। तो क्या ये ई इंड्यूस्ड स्ट्रांग हो गया, डेफिनेटली स्ट्रांग हो गया। तो क्या ई नेट घट गया, ई नेट क्या हुआ, घट गया ना। ये ई इंड्यूस्ड क्या होगा, ज़्यादा हो गया, तो ई नॉट माइनस ज़्यादा और क्या होगा, ई नेट घट गया, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस हैं तो और आया इधर की तरफ निगेटिव, इधर की तरफ और बढ़ा पॉजिटिव, ठीक है ना। बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया भाई साहब, निगेटिव निगेटिव इधर, ठीक है ना। और ऐसा बढ़ा कि ई इंड्यूस्ड एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ई इंड्यूस्ड ई नॉट के इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया ना तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया, अब बताओ चार्ज मूव करेगा इसमें, चार्ज अब मूव करेगा नहीं मूव करेगा, क्योंकि ये क्यों इधर की तरफ आ रहा था, क्योंकि चार्ज पे फोर्स लग रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ई इंड्यूस था, इसमें ई नेट भी था, ई इंड्यूस भी था और ई नॉट भी था, लेकिन ई नॉट ज़्यादा था शुरू में, ठीक है ना, ज़्यादा था, इसलिए नेट फोर्स इधर की तरफ पॉजिटिव पे लग रहा था, तो पॉजिटिव इधर जा रहा था और नेगेटिव इधर रहा था। और ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव इधर जाने से क्या हो रहा था ना कि ई इंड्यूस्ड स्ट्रांग हो रहा था। इसी को बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये ई नोट जो कर रहा था ना, देखो ई नोट को अपोज करने वाला कौन, यही है ना। तो ई नोट चार्जेस को उधर पहुंचा रहा था ना, ई नोट बाहर वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को इधर की तरफ पहुंचा रहा था। लेकिन इसको पता नहीं था कि भाई साहब चार्ज इधर पहुंचा रहा हूँ ना तो मेरा जो दुश्मन है मुझे जो कैंसिल कर रहा है वो और स्ट्रांग होते जा रहा है। वो कर रहा था वैसा, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था भाई साहब, है कि नहीं, कर ही रहा था वैसा। तो ये पहुंचा रहा था उधर और ये स्ट्रांग होते जा रहा था, स्ट्रांग, इसको मजा आ रहा था, वाह वाह वाह, और पहुंचाओ और पहुंचाओ और पहुंचाओ, ऐसे हो रहा था, ठीक है ना। एक ऐसा कंडीशन है कि इंड्यूस्ड इसके इक्वल हो गया। अब इधर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक क्या हो गया, जीरो कर दिया। अब ये जो पहुंचा रहा था चार्ज अब नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उस टाइम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ था। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब चार्ज का आना जाना बंद। अब जब आना जाना बंद हो गया, सारे चार्जेज रेस्ट पे आ गए, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कब रीच हुआ, जब हमने बोला कि बहुत सारे चार्जेज हैं फ्री टू मूव। मतलब हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, परफेक्ट कंडक्टर का। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं ऐसा कि परफेक्ट कंडक्टर में ई नेट जो होगा जीरो होगा। और ये भी लिख दूँ क्या कि ई इंड्यूस्ड क्या होगा, ई नॉट के बराबर होगा, है कि नहीं, ई इंड्यूस्ड के बराबर हो जाएगा ई नॉट। देखो तो ई नेट अगर जीरो रख दूंगा तो ई नॉट और इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, ओके। थोड़ा और बात कहते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर की बात करते हैं। अगर परफेक्ट इंसुलेटर लूंगा तो परफेक्ट इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ, एक भी चार्ज नहीं मूव करेगा। परफेक्ट इंसुलेटर का मतलब ये हुआ कि चार्जेस बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो फ्री टू मूव है ही नहीं, एक भी नहीं मूव कर सकता है। जब एक भी मूव नहीं करेगा तो इंड्यूस चार्ज कितना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हूँ तो चार्ज को तोड़ेगा तभी तो उधर की तरफ लेके जाएगा। अब इंसुलेटर में इतने टाइटली बॉन्डेड है वो कि तोड़ ही नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
तो क्या होगा, ये चार्जेस इधर की तरफ मूव नहीं करेंगे। जब एक भी नहीं मूव करेगा तो एक भी यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस्ड नहीं होंगे, और जब चार्जेस इंड्यूस्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड नहीं होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड क्या होगा जी, इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड जीरो होगा तो ई नेट कितना होगा, ई नॉट ही होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना होगा, बाहर वाला जितना था उतना ही होगा। कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसा किस में हुआ, तो जिसमें एक भी चार्जेस फ्री टू मूव नहीं होंगे, और उस बॉडी को क्या बोलेंगे जी, परफेक्ट इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर में ई नेट जो होगा वो बाहर वाले के बराबर ही होगा, ओके। और ई इंड्यूस्ड जो होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो परफेक्ट कंडक्टर की बात कर लिया और परफेक्ट इंसुलेटर की बात कर लिया, ठीक है। और सेमी कंडक्टर की बात करें हम लोग, तो सेमी कंडक्टर में कुछ चार्जेस मूव करने लायक होते हैं, कुछ चार्ज मूव नहीं करते हैं। तो उसमें जो ई इंड्यूस होगा इतना होगा, ठीक है, और ई नेट इतना होगा, मतलब कुछ होगा, कहने का मतलब ये है। अब ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं। आगे आने वाले चैप्टर कैपेसिटर में भी हम लोग इस चैप्टर को, इस चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट इंसुलेटर, और हमें इस चैप्टर में, इस लेक्चर में स्पेशली क्या पढ़ना है, परफेक्ट कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो आपको ये याद रखना है कि कंडक्टर अगर होगा, मैं परफेक्ट कंडक्टर बोलूँ चाहे कंडक्टर बोलूँ, बात बराबर समझना, ठीक है। कंडक्टर बोलूँ तो समझना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी, जीरो हो जाएगा इफ़ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब थोड़ा मैथमेटिकली चेक करते हैं, मैं इसको मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। देखिए, आपको पहले से पता होगा शायद कि फॉर परफेक्ट कंडक्टर के क्या होता है, बताओ, इन्फिनिटी होता है। परफेक्ट कंडक्टर के क्या होता है जी, इन्फिनिटी होता है। तो थोड़ा सा ई इंड्यूस निकालते हैं, परफेक्ट कंडक्टर के लिए कितना आता है, तो ई नॉट 1 - 1 बाई इन्फिनिटी। तो क्या ये ई नॉट आ गया, ई इंड्यूस्ड, बोलो हाँ या ना। इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, ये तो 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो 1 - 0 1 हो गया, तो ई नॉट हो गया। तो बताओ तो ई नेट कितना आया, तो ई नेट इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो क्या होगा ये, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड इज ऑल्सो ई नॉट। सो ई नेट इन परफेक्ट कंडक्टर इज व्हाट, जीरो। देखा, ये मैथमेटिकली प्रूफ हुआ, और हम लोग का जो कॉन्सेप्चुअली भी हम लोग ने इसको प्रूफ किया, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम परफेक्ट इंसुलेटर की बात करें, अगर हम लोग, मैं यहाँ लिख दूँ परफेक्ट इंसुलेटर को, यहाँ पे लिखता हूँ, जगह की कमी है। तेरे नैना फॉर परफेक्ट इंसुलेटर के क्या होता है, 1 होता है, बताया है। परफेक्ट इंसुलेटर क्या होता है, 1। डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इक्वल्स टू 1, फ्री स्पेस, उसी को तो इंसुलेटर बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट इंसुलेटर, है ना। हाँ, तो देखो क्या होगा, ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड कितना होगा जी, तो ई नॉट 1 - 1 बाई 1, दैट इज व्हाट, ये तो 1 हो गया ना, 1 - 1 जीरो होता है हमारे तरफ। तो क्या हो गया, ई नॉट इंटू जीरो, ई नॉट हो गया। सो ई इंड्यूस्ड इज जीरो, सो व्हाट विल बी ई नेट, क्या होगा, तो ये ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड तो जीरो हो गया ना, तो ई नेट क्या होगा जी, ई नॉट ही होगा। आई बात समझ में ना। तो मैथमेटिकली भी हम लोग ये सब चीज़ें आ रही हैं और कॉन्सेप्चुअली भी आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है ज़्यादा अभी के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में ज़्यादा काम आएगा, लेकिन हमें जानना तो चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कंप्लीट पीएचडी करा रहा हूँ। स्पेशली मैं कंडक्टर को लेके चला हूँ, लेकिन इस कंडक्टर को बताने से पहले मैं सारा चीज़ आपको डील किया। अब मैं बताऊंगा कि परफेक्ट कंडक्टर अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस परफेक्ट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिखिए इसको, अब देखिए हम लोग क्या समझे कि अगर परफेक्ट कंडक्टर होगा तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी, जीरो होगी। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ई नॉट है, ठीक है ना। इसमें ई इंड्यूस्ड कितना होता है जी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि चार्जेज जो है ना तब तक अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे जब तक कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, क्योंकि इसमें तो चार्जेज बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो चार्जेज आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, इतना आ जाएंगे कि ई इंड्यूस्ड जो होगा ना ई नेट के इक्वल हो जाएगा।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और जैसे ही जीरो होगा तो आना जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स इस चार्जेस पे जीरो लगेगा। अब चार्ज क्या होगा, मूव नहीं करेगा। इस कंडीशन को मैंने बोला है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, जीरो है। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है माइनस dV/ds होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो dV/ds जीरो होगा, माइनस लगा दो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या फिर कह सकते इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर में हर पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर पॉइंट पे, कंडक्टर के हर पॉइंट पे, कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ऐसा स्पेस जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, वैसे स्पेस को बोलते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल, ठीक है ना। यहाँ पे सरफेस मिलेगा तो हम बोलेंगे ये क्या है जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कंडक्टर का हर पॉइंट क्या हो गया जी, इक्विपोटेंशियल पे हो गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम हो, वैसे को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वैसे ही ऐसा स्पेस जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल के वैल्यू सेम है, वैसे स्पेस को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इक्वी पोटेंशियल हो गया, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो कुछ कुछ बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें ये हैं कि वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी होता है, Q इंटू डेल्टा वी होता है। तो अगर इफ़ यू आर मूविंग द चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सो व्हाट विल बी वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, तो चार्ज को आप मूव कराओगे तो वर्क डन जीरो ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें चार्ज मूव कर सकते हैं क्या, तो नहीं मूव कर सकते, ठीक है ना। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसमें नहीं ही होगा, है ना, क्योंकि फील्ड नहीं है। और दूसरी बात एक और है, क्योंकि सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल हैं, ठीक है ना। अब सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल है, मतलब डेल्टा वी क्या है, ज़ीरो है। हमने ये भी देखा है कि डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डी एस होता है ना, इंटीग्रेट करने पे आता है, ठीक है ना। अब ये जीरो है, डेल्टा वी जीरो है, मतलब ई डॉट डी एस क्या हो गया जी, जीरो हो गया। मतलब ई इज परपेंडिकुलर टू डी एस, है ना, ई इज परपेंडिकुलर टू डी एस। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं कंडक्टर के बॉडी को, तो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे जी, तो परपेंडिकुलर। ये डी एस क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने अगर ऐसे ले लिया, ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अगर ऐसे जा रहा है ना ये, तो ऐसे सीधे नहीं जाएगा, यहाँ पे जाते टाइम थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब इस सेंटर से मिलाओगे ना, तो ये मिलाओगे तो ये नॉर्मल के अलोंग ये इंटरसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वाले लेक्चर में भी देखा है ना। अगर ऐसे जाएगा तो सीधे नहीं जाएगा, ये जाके थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा नॉर्मली, ठीक है ना, ऐसे होगा। अच्छा, क्या ऐसे होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर में लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे होगा। ये सब प्रॉपर्टी हमने देखा है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, इसमें भी आपको एक जेई के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए आप इसको लिखिए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड कंडक्टर है और इस पर हमने क्यू चार्ज डाला, मतलब ये चार्ज सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है ना, चार्ज सॉलिड कंडक्टर है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज क्यू कहाँ पे लाई करेगा, मतलब ये चार्ज क्यू इस कंडक्टर के सरफेस पे होगा कि अंदर होगा कि किधर होगा, वो हमें बताना है, ठीक है ना। हमें एक बात क्लियर है कि इसमें जो चार्जेज होते हैं ना, वो फ्री टू मूव कर होते हैं ना, मतलब मूव कर सकते हैं, बहुत मूव करेंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो आप कि इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि चार्ज कहाँ पे लाई करेगा, हम सपोज करते हैं कि इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा ना, तो चार्जेस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, है ना, चार्जेस पे फोर्स लगाएगा। और जब चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो चार्जेस क्या होंगे जी, मूव करेंगे। और चार्ज इस तरह से मूव करते हैं, कि मूव करते करते अपने सेपरेशन को इस तरह से कर लेते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से कर देते हैं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब चार्ज देखो,
तब तक मूव करते रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, ठीक है ना। और कंडक्टर लिया है तो चार्ज मूव करेगा ही करेगा। अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बन ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सिंपल कंडक्टर लिया है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड V है तो डेफिनेटली वो फोर्स लगा रहा होगा चार्ज पे, तो चार्ज तो मूव कर ही रहेंगे। लेकिन हम लोग अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो डेफिनेटली उस टाइम अगर हम लोग चार्ज डाल दिए और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है तो ये फिक्स है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि जीरो नहीं हो रहा होगा ना तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी हो ही रहा होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो लगते रहेगा और चार्ज तो मूव करते ही रहेगा। तो अगर हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे जाएंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है और हम आंसर देना चाहते हैं चार्ज कहाँ पे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि चार्ज कहाँ पे है, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, इसका मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो अब हो चुका है, ठीक है ना, तभी तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये तो बात फिक्स है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, जीरो है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम का थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपको। गॉस थ्योरम क्या होता है जी, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और फ्लक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds लिखते हैं, E डॉट ds लिखते हैं, क्लोज पाथ में इंटीग्रेशन करते हैं और Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। ये गॉस थ्योरम होता है। चलो देखते हैं, मतलब गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग फ्लक्स भी निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, अब ऐसा करो आप एक गॉसियन सरफेस लो जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है ना, जस्ट इसके अंदर में आप एक गॉसियन सरफेस लो। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या हुआ, जो सरफेस हम लोग ले रहे हैं गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, उस सरफेस का नाम क्या देते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो हमने ये गॉसियन सरफेस लिया जस्ट इनसाइड द कंडक्टर, जस्ट इनसाइड, इस सरफेस के जस्ट अंदर लगाया हूँ, ठीक है ना। तो इस सरफेस के जस्ट अंदर में अगर लगा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा E डॉट ds इक्वल्स टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं निकालना चाहता हूँ कि चार्ज अंदर में है या नहीं है, ठीक है ना। अब हमें तो पता नहीं चार्ज अंदर में है नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको तो मिलेगा ही नहीं ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो चार्ज तो अभी भी मूव कर रहे होंगे, तो तुम कैसे बोल दोगे बाहर है कि अंदर है। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम रीच कर जाए कि हाँ भाई अब हमें बताना है चार्ज कहाँ पे है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो चुका है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो चार्ज तो मूव करते ही रहेगा, आप नहीं निकाल पाओगे। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है तो ये तो हो गया जीरो इक्वल्स टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सो Q इनसाइड इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। हमें क्या मिला कि अंदर में कंडक्टर के चार्ज कितने हैं, जीरो हैं। तो ये जो चार्ज डाला था कहाँ पे मिला, सरफेस पे। आई बात समझ में ना। कहने मतलब ये है कि कंडक्टर में अगर हम चार्ज डालेंगे तो सारे के सारे चार्ज जो होते हैं अंदर में नहीं रहते हैं, वो चार्ज कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। कोई भी चार्ज कंडक्टर होगा तो ये आप ध्यान रखना कि चार्ज जो होता है कंडक्टर के सरफेस पे होता है, अंदर में चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलिए और देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसको। ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि एक कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है ना, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर ना कैविटी है, कैविटी है, दांत वाला कैविटी नहीं, एक कंडक्टर अंदर कैविटी है, ठीक है ना, मतलब कुछ खाली जगह है। कैविटी का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर स्फेरिकल हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, अंदर में क्या है, थोड़ी सी खाली जगह है, ठीक है ना। अब इसमें चार्ज डाल रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें चार्ज मैंने डाला Q, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो मैंने बोला कि सरफेस पे लाई करेगा। अब इसमें भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो चार्ज डालूंगा कहाँ पे लाई करेगा, अंदर वाले सरफेस पे लाई करेगा कि बाहर वाले सरफेस पे लाई करेगा। हमें ये तो पता चल गया कंडक्टर बॉडी के अंदर तो चार्ज नहीं होगा, ये जो कंडक्टिंग बॉडी है इसके अंदर में तो चार्ज नहीं होगा, ये तो फिक्स है हमारे लिए, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि भाई साहब ये सरफेस पे होगा कि नहीं होगा, कि इस सरफेस पे होगा, किस सरफेस पे होगा, दोनों पे होगा, वो बात करना है हम लोग को, ठीक है ना। तो ये वाला लॉजिक लगा के हम लोग यहाँ भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए ऐसा करता हूँ
कि इस पे मैं मान लेता हूँ कि चार्ज कुछ है Q1, ठीक है ना, और इस पे चार्ज है Q2, और मुझे पता है Q1 प्लस Q2 क्या होगा, कैपिटल Q होगा जो दिया हूँ, ठीक है ना। और इस बॉडी के अंदर तो चार्ज जीरो होगा क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसके जस्ट आउटसाइड में, ठीक है ना, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, इसके जस्ट आउटसाइड में गॉसियन सरफेस ले लिया। मतलब गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है जी, क्लोज सरफेस, जिस पे हम लोग गॉस थ्योरम लगाएंगे। ओके, तो चलिए लगाइए। ई डॉट डी एस इक्वल टू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है जी, Q1 है, इनसाइड चार्ज क्या है, Q1 है बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे, लेकिन एक बात ये पता है, ये जो गॉसियन सरफेस लिया है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस के इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगा, तो जीरो होगा, क्योंकि ये सरफेस जो है ना, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये कंडक्टिंग बॉडी के अंदर लाई कर रहा है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए, जीरो हो जाएगा। इसमें भी आपको क्या मिला कि Q1 जीरो हो गया, और हमें पता है कि Q1 प्लस Q2 जो है ना, Q है, इसका मतलब सरफेस पे चार्ज है ना Q2, वो Q के बराबर है। क्या सीखने को मिला आपको कि अगर कोई भी बॉडी हो, कंडक्टिंग बॉडी, चाहे कैविटी हो उसमें, चाहे कैविटी ना हो, वो सारे के सारे चार्जेस जो आप उस पर डालोगे, वो चार्ज कहाँ पे लाई करेगा आपको जी, सरफेस पे लाई करेगा। क्लियर, सरफेस पे ऑलरेडी। ये इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा जी, जीरो होगा। ओके, चलिए एक और इलस्ट्रेशन ले देते हैं, बढ़िया वाला। इस पर मैंने लिया कि एक कंडक्टर है, कोई टेंशन नहीं, और इसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी कैसा भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, और एक कंडक्टर है। ओके, बढ़िया। और मैंने क्या किया, कुछ जुगाड़ लगाया, और कुछ जुगाड़ लगा के एक चार्ज जो है ना, इसके सेंटर पर रख दिया। इस सेंटर पे चार्ज मैंने कैपिटल Q रख दिया। और ये जो कंडक्टर है बताओ तो, ये न्यूट्रल है कि चार्ज है? क्या हम इस मटेरियल के अंदर चार्ज डाले हैं? नहीं। हाँ, इस बॉडी के अंदर ही चार्ज है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये तो स्फेरिकल है, अंदर में चार्ज है, आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या वो चार्ज इस मटेरियल के अंदर है? नहीं, मटेरियल के अंदर ये चार्ज नहीं है, ये तो मटेरियल से बाहर है ना, ये अंदर में है, मतलब ये हवा में है ना, इस मटेरियल के अंदर थोड़ी है चार्ज। तो ये कंडक्टिंग बॉडी कैसा है, न्यूट्रल के चार्ज, तो मैं बोलूँगा न्यूट्रल है। मैंने लिया भी है, न्यूट्रल कंडक्टर लिया है मैंने, याद रखना, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि ये जो चार्ज Q होगा, ठीक है, तो ये जो चार्ज Q जो होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा अपना ऐसे, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा खुद का ऐसे। अब देखो इसमें लाइट नहीं करेगा, ऐसे निकलेगा, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी लाइट नहीं करेंगे, तो ऐसे होंगे, ठीक है। खैर बहुत सारा होगा, मैंने चार ही ड्रॉ किया, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी, चारों तरफ होगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बताना है कि इनर सरफेस पे चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा, इनर सरफेस पे चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा। और हमें एक बात पता है कि इनर सरफेस पे चार्ज आएगा ना, वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो ये वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, ये वाला एग्जांपल दिया था ना, फिर से लिख दूँ, हमने ये वाला एग्जांपल जो शुरू में ही दिया था कि अगर हम लोग एक्सटर्नल में डाल देंगे तो इधर की तरफ नेगेटिव आ जाता है और इधर की तरफ पॉजिटिव आ जाता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो नेगेटिव पे फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब इस सरफेस पे नेगेटिव दिखेगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव, ये हमें पता है। लेकिन चलो हम लोग अपार्ट फ्रॉम दिस हमें कुछ नहीं पता है, हम लोग जस्ट मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज आएगा ना, इस पे जो चार्ज आएगा वो Q1 आएगा, इस इनर सरफेस पे, इनर सरफेस जो चार्ज आएगा Q1 आएगा, वही हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल, इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। गॉसियन सरफेस हमेशा इसलिए ले रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर क्योंकि हमें एक क्वांटिटी पता चल जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड और Q ये दो अननोन है। तो मटेरियल के अंदर लेने से क्या हो रहा था कि एक जीरो पता चल जा रहा है, तो हम लोग चार्ज के बारे में एनालिसिस कर पा रहे हैं, ये पता चल जा रहा है, तो चार्ज के बारे में हम कुछ कह पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए लिखिए, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू क्या है जी, इनसाइड में चार्ज क्या है, इस ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इसके अंदर में नेट चार्ज कितना है इनसाइड, तो Q1 भी और Q भी है ना, दोनों है ना, तो मैंने लिख दिया क्या, Q प्लस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। और मुझे पता है कि ये मटेरियल के अंदर है लाइंस, तो इस ये जो गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो मैंने लिख दिया जीरो इक्वल्स टू Q प्लस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 आ गया माइनस Q, ठीक है।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पता चला आपको, मैंने बोला था ना अभी आपको कि इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस ही आएगा, नेगेटिव आएगा डेफिनेटली। और संजोग ये है कि उतना चार्ज आया है जो यहाँ पे चार्ज रखे थे ना, जस्ट इसी के मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट नेचर का यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है ना। हम कहेंगे कि यहाँ पे ना माइनस माइनस चार्ज आएगा, ठीक है ना। और ये जो माइनस माइनस चार्ज आया है ये मैग्नीट्यूड की कितने हैं जी इसके, ये जो सेंटर पे चार्ज रखा ना इसी के बराबर है, लेकिन माइनस क्यू है ना, नेगेटिव नेचर का, ठीक है। Let us talk about the outer surface. This is the charge induced on the inner surface and its magnitude is equal to the charge placed at the center and its nature is opposite to the charge placed at the center. Okay? आउटर सरफेस का अगर बात करेंगे हम लोग तो मान लो आप कि आउटर सरफेस पे जो चार्ज है ना, आउटर सरफेस पे चार्ज है ना Q2 है, ठीक है ना, मान लो। अच्छा ये हमको पता है ना कि आउटर सरफेस चार्ज का नेचर क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ से एक्सप्लेनेशन मिलता है जहाँ से हम लोग क्लास आज का स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। ओके, लिख सकते, कोई टेंशन नहीं। देखो मैं आपको शुरू से रट रहा हूँ कि ये जो कंडक्टर है ना ये कैसा है, न्यूट्रल है। अभी देखो तो इस कंडक्टर पे चार्ज कितना आ गया है, क्या माइनस क्यू आया है कि नहीं आया है। ये जो चार्ज है ना इनर सरफेस पे, और ये सरफेस तो इसी कंडक्टिंग मटेरियल का है ना, तो इस कंडक्टिंग मटेरियल पे मैं बोल रहा हूँ कि माइनस क्यू चार्ज आ गया है। बात ये है कि ये तो न्यूट्रल है ना जी, इस पे चार्ज कैसे बढ़ सकता है, घट सकता है। हमने कहीं वायर से चार्ज को ट्रांसफ़र किया क्या, चार्ज को ट्रांसफ़र मतलब चार्ज को टच करें, क्या टच हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे सिर्फ चार्ज क्या हुआ, इंडक्शन हुआ है। तो चार्ज इंडक्शन के कारण नेट चार्ज तो चेंज होगा नहीं जब तक हम वायर से ट्रांसफ़र ना करें चार्ज को। तो इस पे सिर्फ चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि अंदर में माइनस क्यू है, और सिंस दिस कंडक्टर इज न्यूट्रल, ओके, सो ऑन आउटर सरफेस चार्ज कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, कितना, लेकिन प्लस में होना चाहिए। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अंदर में चार्ज Q1 है, बाहर में चार्ज Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 तो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। Q1 इज, तो हम कह सकते हैं Q2 इज माइनस Q1, सो Q2 इज व्हाट, प्लस Q। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ना। देखा हमने चार्ज सेंटर पे रखा था तो इस इनर सरफेस पे कितना हो गया इंड्यूस, माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पे क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अगर आप सेंटर पे भी रखोगे चार्ज, सेंटर पे कहें या फिर इनसाइड द कैविटी कहें, इनसाइड द कैविटी अगर चार्ज रखेंगे तो चार्ज कहाँ दिखने लगेगा आपको, बाहर दिखने लगेगा। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि आप सॉलिड लो, चाहे कैविटी लो, चाहे ये लो, चार्ज डालोगे तो सरफेस पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या ये अंदर वाला चार्ज आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो अंदर है ना। तो हम कह सकते हैं अरे जो सेंटर पे चार्ज डाला था ना भाई वो ऊपर आ गया। ये खासियत है कंडक्टर की, कंडक्टिंग मटेरियल का, ठीक है ना। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे स्फेरिकल लिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि स्फेरिकल ही रखना है, ठीक है। तुम अगर इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा रखोगे ना, ऐसे कैविटी मैंने ले लिया, ठीक है ना, कैविटी को भी कुछ ऐसा कर लो, ठीक है। और ये मटेरियल है, ऐसे मटेरियल है, और इसमें अंदर में चार्ज रखूँगा Q, ठीक है ना, तो ये बाहर में आ जाएगा प्लस प्लस Q, प्लस प्लस कितना आ गया जी, बाहर में आ गया Q, ठीक है। और ये अंदर वाले सरफेस पे कितना इंड्यूस हो जाएगा जी, तो माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा, इस पर प्लस Q हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए आप इसको लिखिए, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सेंटर पे Q दूंगा तो इस पे माइनस Q हो जाएगा और इस पे प्लस Q आ जाएगा। कंक्लूड क्या करेंगे कि इनर सरफेस पे जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड में, और आउटर सरफेस पे टोटल का टोटल चार्ज ये वाला चला जाएगा, ठीक है ना। और कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। चलिए तो और इम्पोर्टेंट एक चीज़ देखते हैं हम लोग। अगर मान लो ऐसा मैंने कुछ सरफेस लिया, ठीक है ना, इस तरह का कंडक्टिंग बॉडी लिया है, ठीक है, और इस पे अगर हम चार्ज Q डालते हैं तो देखो इसमें क्या होता है ना, इस तरह से फैलता है ये चार्ज। हमें पता है कि कंडक्टर का हर जो पॉइंट है ना, हर सरफेस का हर पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल है। और पोटेंशियल हमने आपको पढ़ाया है KQ/R होता है, पोटेंशियल KQ/R होता है, मतलब जहाँ पे मतलब R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, KQ/R होता है, ओके।
अब इस पे चार्ज डालेंगे ना, ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अच्छा देखो ये सरफेस है ना, इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पे चार्ज किस तरह के आएंगे, सरफेस चार्ज आएंगे कि लाइन चार्ज आएंगे, वॉल्यूम चार्ज आएगा। देखो वॉल्यूम चार्ज तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज आता तो कैसा होता है जी, चार्ज अंदर भी घुसता है कि नहीं। अगर हम बोलेंगे चार्ज अंदर घुस रहा है तब तो वॉल्यूम चार्ज होगा, ठीक है ना। चार्ज तो सिर्फ किस पे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, तो सरफेस पे चार्ज आएगा तो हमारे पास जो चार्ज डेवलप होगा ना, वो कैसा चार्ज डेवलप होगा, सरफेस चार्ज। अब सरफेस चार्ज डेवलप्ड होगा तो हम लोग बात करेंगे सिग्मा के टर्म में। सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस पे अगर हम लोग क्यू चार्ज डालेंगे ना, तो चार्ज इसमें इस बॉडी पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो सिग्मा होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, पहले मैं ऐसा करता हूँ, पहले ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो खतरनाक बहुत बड़ा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा चार्जेस क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा है ना। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा। देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना, बहुत छोटा है, इस तरह का सर्कल बनेगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ऐसे दूर दूर होगा, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा और नज़दीक नज़दीक आएगा चार्ज, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, बहुत सारे चार्जेस एकदम नज़दीक नज़दीक में है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर में है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। सिंपल सी बात है। देखो रेडियस क्या है, छोटा है। हमें पता है कि हर पॉइंट जो है ना, सारा के सारा जो पॉइंट है ना कंडक्टर का, ये सब पॉइंट क्या है, इक्वी पोटेंशियल है। हर पॉइंट पे क्या है जी, पोटेंशियल सेम है। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है जी, सेम है। तो पोटेंशियल सेम रखने के लिए, ठीक है, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, कि एक तो बात है कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और दूसरा कह सकते हैं कि चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि हर पॉइंट क्या हो जाए, इक्वी पोटेंशियल बन जाए, हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल बन जाए। तो इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर और डिस्कस करते हैं हम लोग, पूरा देख लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए आप, हमें पता है क्यू चार्ज कोई है और आर डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल कितना देगा, V इक्वल टू के क्यू बाई आर देगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मान लो हमने लिया कि स्फीयर लिया और सेंटर पे क्यू रखा है, रेडियस आर का, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना देगा ये, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल देगा आपको V इक्वल टू के क्यू बाई आर दे देगा, है ना। V इक्वल टू के क्यू बाई आर दे देगा। और ये भी पता है हमें, अगर हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है तो ये जो चार्ज होगा ना, ये आउटर सरफेस पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई चार्ज Q डाला बाहर में, ठीक है, कोई चार्ज Q है और रेडियस R का है, ठीक है ना, इसमें भी तो Q चार्ज कहाँ है, सरफेस पे ही तो है ना, तो V कितना बना सरफेस पे, के क्यू बाई आर बना। इसमें V कितना बनेगा सरफेस पे, के क्यू बाई आर बनेगा। हालांकि स्फेरिकल सेल के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ, इसका हेल्प ले रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। इसका तो स्पेशली हम लोग स्फीयर वाले लेक्चर हम बनाने वाले कि स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ कि पोटेंशियल क्या होगा स्फेरिकल सेल के सरफेस पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, ये तो आसान है इसलिए मैंने लिख दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्पेशली हम लोग इसको लेक्चर में देखने वाले हैं, डोंट वरी। अब देखिए, तो हमें पता चला कि स्फेरिकल सेल के सरफेस पे अगर कोई चार्ज क्यू है तो उस पर सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या बनेगा, के क्यू बाई आर बनेगा। ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ये क्या है जी, वी का वैल्यू है, ठीक है ना, वी का वैल्यू है, ठीक है ना। ये वी कहाँ पे, सरफेस पे है। चलो बढ़िया है। मान लीजिए आप कि कोई स्फीयर है रेडियस R1 का और कोई स्फीयर है रेडियस R2 का, ठीक है ना, रेडियस R1 का, रेडियस R2 का। इस पे कुछ चार्ज था, ये चार्ज स्फीयर था और ये भी चार्ज स्फीयर था, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लो इस पे कुछ चार्ज होगा, जैसे मान लो आप, मैंने मान लिया कि इसका इनिशियल जो चार्ज होगा इसका वो Q1 था, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा जी, के Q1 बाई R1 होगा, V1। और इस पे जो इनिशियल चार्ज था वो Q2 था, तो V2 क्या होगा, के Q2 बाई R2 होगा। इनिशियल इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ करने वाला हूँ इसके साथ, जिसके कारण कुछ फाइनल चार्ज अलग हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया कि वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब वायर के साथ कनेक्ट करने से क्या होता है, किसी भी दो बॉडी को अगर आप वायर के साथ कनेक्ट करोगे तो होगा क्या कि चार्ज क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। क्यों फ्लो होगा कि
क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है दोनों का, V1 V2 किसी का ज़्यादा होगा किसी कम होगा। हमें पता है कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, डेफिनेटली हमें जैसे पानी बहता है ना ऊपर से नीचे, हाई लेवल से लो लेवल, वैसे चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर की तरफ, ठीक है ना। तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक का ये दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इक्वी पोटेंशियल ना हो जाए। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आ गया ना मस्त एकदम। हमने उस टाइम बोला कि चार्ज तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक इक्वी पोटेंशियल ना हो जाए, इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, उसमें बात बोला था। मतलब ये तो फिक्स है कि चार्ज का फ्लो होना रुकेगा तभी जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो पहले इनिशियल में स्मॉल q1 था, स्मॉल q2 था। अब क्या होगा, वायर से कनेक्ट किया ना, तो इस पे जो नया चार्ज चढ़ गया वो q1 आ गया और इस पे q2, तो दोनों का चार्ज तो चेंज हो गया होगा ना। ये तो मान लो इससे उठ के चार्ज इस पे चला गया होगा, तो ये भी कुछ बढ़ गया, ये कुछ घट गया, तो घट घट के q1 हो गया और ये q2 हो गया, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2, ठीक है ना। अब न्यू पोटेंशियल जो होगा ना, इसका जो न्यू पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, k q1/r1 होगा, और इसका न्यू पोटेंशियल क्या होगा जी, तो k q2/r2 होगा। बहुत अच्छे, ठीक है ना। लेकिन ये पता है कि ये दोनों v क्या है, सेम ही है, क्योंकि वायर से कनेक्टेड हो गया, ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है। अब हम लिख सकते हैं k q1/r1 इक्वल्स टू k q2/r2। बढ़िया। अच्छा देखो इसमें चार्जेस कैसे होंगे, सरफेस चार्ज होगा, हमने बताया आपको कि इस पे चार्ज कैसा होगा जी, सरफेस चार्ज होगा। तो मान लो इस पे जो चार्ज डेंसिटी आ गया ना, σ1 आ गया, और इस पे चार्ज डेंसिटी कैसा हो गया, σ2 आ गया, क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटी का ही बात करना, सिग्मा इस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्मा जो होता है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसी का हम लोग यहाँ पे लॉजिक देख रहे हैं। तो क्या मैं इस Q1 को सिग्मा के टर्म में लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखूंगा, K इंटू चार्ज इज व्हाट, Q कैसे होगा, सिग्मा इंटू एरिया होगा, ठीक है। तो σ1 इंटू एरिया क्या होगा, 4πr1² बहुत अच्छे। σ2 इसका डेंसिटी है इंटू 4πr2²/r2। अब देखो इसको मर गया, ये भी मर गया, 4π भी मर गया भाई साहब, K भी मर गया। तो क्या यहाँ पर मैं σ1/σ2 को क्या मैं R2/R1 लिख सकता हूँ क्या, देखो तो डेफिनेटली लिख सकता हूँ। देखो तो σ2r2 है ना, σ2r2 इक्वल टू σ1r1। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बहुत ही प्राउडली कह सकता हूँ कि सिग्मा जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। देखो तो σ1 ऊपर है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग r1 नीचे है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पे सिग्मा कम होगा, और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा। तो देखो तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बहुत छोटा है, तो यहाँ पे चार्जेस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। अरे सिग्मा ज़्यादा होने का मतलब क्या, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब चार्ज ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेट लाइन का तकरीबन स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे चार्जेस क्या है, कम है। यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा दूर दूर है, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है जी, थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे चार्जेस थोड़ा ज़्यादा हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो सबसे छोटा यहाँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, सबसे बड़ा यहाँ पे तो ऐसे चार्ज है, उसके बाद ये है, ये तो खैर स्ट्रेट लाइन टाइप है, तो इधर की तरफ यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। खैर तो इस ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। अगर सिमेट्रिकल कुछ मटेरियल लेंगे, सिमेट्रिकल मतलब क्या, रेगुलर भी कह सकते हैं, रेगुलर। ये क्या है, इरेगुलर सरफेस है, कहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, और यहाँ पे क्या है, रेगुलर सरफेस है ना। तो जब हर पॉइंट पे इस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है जी, सेम है, हर पॉइंट पे क्या है, रेडियस आ रही है, तो हर पॉइंट पे सिग्मा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको कंक्लूजन बता दो कि अगर कोई भी कंडक्टिंग सरफेस लेंगे, उस पर चार्ज डालेंगे, ठीक है, तो चार्ज कहाँ आएगा, सरफेस पे आएगा, और वो चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा जाएंगे, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्जेस कम जाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है ताकि पोटेंशियल सारे पॉइंट का सेम हो जाए। ये पोटेंशियली तो सेम करके लॉजिक लाया था मैंने, है ना, सिंपल सी बात है। ये तो पोटेंशियल सबका सेम होना चाहिए, इस तरह से चार्जेस क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को, ठीक है ना। जैसे जस्ट लाइक कि हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं, ठीक है ना, तो हम कहाँ जाना पसंद करते हैं बताओ,
खोपचे में, है कि नहीं, कोने में कहीं जाना पसंद करते हैं। तो वैसे ही हमारे जैसे चार्ज भी हैं, ठीक है ना। अगर इस पर चार्ज डालोगे तो चार्ज कहाँ जाना पसंद करेंगे, बोलेंगे अरे यार निकलो निकलो, चलो चलो कोने में चलते, तो चार्ज इधर की तरफ कोने में जमा हो जाते हैं। जहाँ भी कोना दिखेगा ना उधर जमा हो जाएंगे। ये कोना ही तो है, इधर की तरफ कोई पसंद करेगा कि रहना, नहीं रहना पसंद करेगा, इधर की तरफ ही पसंद करना नहीं पसंद करेगा रहना, ठीक है ना। कहाँ जाना पसंद करेंगे, ये कोने में, कहीं खोपचे में निकल लेंगे भाई साहब। कुछ लोग मिलके इधर की तरफ आ जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे। आई बात समझे ना। चलिए ठीक है, लिखिए इसको बढ़िया से। अब देखिए जेई का क्वेश्चन है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया था, अब यहाँ भी करा सकते हैं, क्योंकि ये क्या बोला है, ये मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, तो कौन सा फील्ड लाइंस करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या, पहले तो ऐसा करते हैं ना, 2 और 3 तो क्या है, गलत ही है। 2 और 3 क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि अंदर लाई कर रहा है, अंदर विद इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अंदर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो गलत ही है, बढ़िया, ठीक है। 1 क्या होगा, देखो यहाँ पे ना 1 जो है ना ऐसे लाइक कर रहा है, देख रहे हो, इसका नॉर्मल तो ऐसे आना चाहिए, नॉर्मल की तरह निकलना चाहिए ना। देखो फोर्स आई है, ये नहीं होगा, ये तो ऐसे हो गया ना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो गया, ऐसे नॉर्मली एंटर किया, नॉर्मली बाहर निकला, तो 4 क्या है, सही है आंसर, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा जी, आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। कर लो इसको। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला ना कि एलिप्टिकल कैविटी बनाया गया, एलिप्स जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। तो एलिप्टिकल कैविटी बनाया गया, ठीक है ना। अब ये जो है ना परफेक्ट कंडक्टर का बनाया गया है, ठीक है ना। देखो आप यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल कैविटी परफेक्ट कंडक्टर का बनाया गया है, ठीक है। और सेंटर पे चार्ज क्यू रखा गया, ठीक है ना, सेंटर पे चार्ज क्यू रखा गया है। अब उसके बाद ए और बी पॉइंट के बारे में कुछ पूछ रहा है, मल्टीपल आंसर कर सकते हैं हम लोग, मोर देन 1 करेक्ट वाला है। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझ लीजिए और इसका आंसर करिए, आप कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, अब देखिए पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों पॉइंट पे क्या होगा जी, अलग अलग होगा, ठीक है ना। दोनों पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी अलग अलग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कह रहा है किसके बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी तो क्या होगा, क्या सेम होगा, क्या बोला कि दोनों पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, अलग होगा, कि हमें पता है कि कर्वेचर पे डिपेंड करता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। अब देखो सी ऑप्शन में क्या लिखा है, तो सी में बोला कि पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी क्या है, सेम है, डेफिनेटली बोला है। परफेक्ट कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी सेम होगा और ये आंसर सही है, ठीक है ना। और फोर्थ क्या बोला जी, डी क्या बोला, डी बोला फ्लक्स के बारे में। ये जो है ना कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल चार्ज इनसाइड दिस कर्व सरफेस क्या है, क्यू है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या बोला, सही बोला, ठीक है ना। मतलब इसका आंसर क्या क्या होगा, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आगे आने वाले लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट था, तो इसके अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, मेरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप पे। और रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे फॉलो करिए, यहाँ पे डाउट पोस्ट करिए, आई विल हेल्प यू। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।